सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज की इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमे इंडस्ट्री के टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट मेन प्रोटैगनिस्ट के बारे में। गाइस, क्लिकबेट के लिए माफ कर देना मुझे। आई नो मैंने टाइटल में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट लिखा है, लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता था। ऑलरेडी वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा बन चुकी है और मैं 40-50 मिनट की वीडियो तो बनाऊंगा नहीं अभी के टाइम पे। हाँ गाइस, आप इस वीडियो को स्किप करके देख सकते हो। वीडियो भले ही लंबी हो चुकी है, लेकिन आपको इस वीडियो में मज़ा जरूर आने वाला है। नाउ लेट्स स्टार्ट। That all you've got? Okay then, guess it's my turn. नंबर 7, संग जिनबू। जिनबू अपने वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वीकेस्ट हंटर हुआ करता था, लेकिन डबल डंजन में एंटर करने के बाद उसकी किस्मत ही बदल गई। उसने अपने आसपास के स्टैचूज को देखा और ये पाया कि उसमें गॉड्स के कमांड लिखे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हंटर्स इमीडिएटली मारे गए कॉज की वो कमांड्स को फॉलो करते जा रहे थे, लेकिन आखिरी कमांड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जिसमें लिखा था प्रूव योर फेथ। जिनबू ने पीछे रह के बाकियों को भागने की मदद की, जिसकी वजह से वो खुद मरने की हालत में पहुंच गया। और उसके आखिरी शब्द थे आई विश आई गेट अनदर चांस। और इसी मोमेंट पे एक मिस्टीरियस स्क्रीन खुल गया और उसमें लिखा था इफ यू वांट टू लिव। जिनबू जग जाता है और वो पाता है कि सिस्टम ने उसे चुन लिया था और उसे मिल गई थी प्लेयर की एबिलिटी। अब उसे मस्ट डेली टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, नहीं तो उसे पनिश किया जाएगा सिस्टम के द्वारा। और हर एक टास्क कंप्लीट करने पे उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जिसकी मदद से वो अपने स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इवन इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकता है। और उसके बाद तो जिनबू ने अपने आप को बहुत ही तेजी से लेवल अप करना शुरू कर दिया। बहुत सारे डंजन्स में उतरने के बाद जिनबू ने अपने आप को एक्सट्रीमली फास्ट लेवल अप करना शुरू कर दिया। जितने मॉन्स्टर वो मारता जा रहा था, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो बनता जा रहा था। सिस्टम को प्रोग्राम ही ऐसा किया गया था कि वो जिनबू को जिंदा रखे। एक दिन जिनबू को सिस्टम के द्वारा जॉब चेंजर नोटिफिकेशन आता है, लेकिन एक कंडीशन पे, और कंडीशन ये था कि वो जितना देर डंजन में सर्वाइव करेगा उतना ही हाई चांस होंगे उसे अच्छा जॉब मिलने के। जिनबू उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो डंजन्स के सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारता जा रहा था। और आखिर में वो फेस टू फेस करता है फाइनल बॉस ब्लड रेड कमांडर इग्रिस के सामने। जिनबू समझ गया था कि ये उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज है। बैटल की शुरुआत में ही जिनबू पूरी तरीके से आउट क्लास हो गया इग्रिस के सामने। जिनबू ने देखा कि उसकी स्वॉर्ड असर नहीं कर रही इग्रिस के सामने। सोचता अपने बेयर हैंड्स का इस्तेमाल करना सही समझा और इग्रिस भी वही सोच रहा था। बहुत ही ज्यादा ब्रूटल बैटल के बाद जिनबू इग्रिस का स्वॉर्ड समहाउ पकड़ लेता है और एक ही स्प्लिट सेकंड में उसका गला काट के उसे मार देता है। इग्रिस को मारने के बाद जिनबू को पेनल्टी एरिया में भेज दिया जाता है, क्योंकि उसने अपने डेली टास्क को कंप्लीट नहीं किया था उस दिन। और जब वो वापस आया तब उसने देखा कि सर्वाइवल टाइम को काउंट किया गया है और अब उसे मिल चुका था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेक्रोमेंसर का टाइटल द शैडो मोनार्क, और उसने गेन कर लिया था शैडो एक्सट्रैक्शन की एबिलिटी। जिनबू उसके बाद अराइज बोलता है और इसी सिंपल वर्ड के बाद सारे डिफीटेड सोल्जर्स अराइव हो जाते हैं जिनबू की आर्मी में। लेकिन एक और बाकी रह गया था। जिनबू इग्रिस की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो 2 बार फेल हो जाता है और इसके पास एक ही चांस बाकी रह गया था और उसने उस मौके को गवाया नहीं और उसने इग्रिस की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसे मिल गया फर्स्ट बॉस समन द कमांडर ऑफ शैडोज द इग्रिस। लेकिन जिनबू यहाँ पर भी नहीं रुका। वो अपने आर्मी में एक एक करके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग शैडोज को रिक्रूट करता गया, जस्ट लाइक टैंक, आयरन डस्क, इवेंट एंड किंग बेरू। लेकिन इससे भी बड़े बड़े कांड जिनबू ने सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक में कर रखे हैं और जो स्ट्रेंथ उसने गेन की ना, वो बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस थी। उसने सरपास कर दिया प्रीवियस मोनार्क ऑफ शैडोज एंड मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन को। उसने एफर्टलेसली किल कर दिया था 100 ऑफ टाइटन्स को, जो कि प्लैनेट तक को वाइप आउट कर सकते थे। और जब मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन से जिनबू फाइट कर रहा था, तब वो उसके अटैक्स को नहीं देख पा रहा था, बल्कि उसे रिएक्ट, इवन काउंटर, इवन डॉज भी कर पा रहा था। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक में जिनबू ने आउटर गॉड से फाइट किए, जिनके पास एक्स्ट्रा डायमेंशनल मैजिक भी था, जो कि डायमेंशन के वॉल्स को ब्रेक कर सकता था। और एक्स्ट्रा डायमेंशन गॉड्स को ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट बीइंग के इक्वल माना जाता है, जो कि लगभग एक हाई लेवल स्काई फादर जितना स्ट्रॉन्ग था। ओवरऑल संग जिनबू स्केल करता है स्काई फादर लेवल पे विद थाउजेंड्स ऑफ टाइम फास्टर देन लाइट स्पीड। नंबर 6, वांगलिंग। वांगलिंग डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग का मेन प्रोटैगनिस्ट। एक ऐसा बच्चा जो कि बाकियों की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन वो एक्चुअली में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मल जिंदगी जीना मॉर्टल्स की तरह। और वो इतना ज्यादा ओवर पावर है ना कि वो अपने हर एक हार्ट बीट के साथ ही रियलिटीज के लॉ को सैटल कर सकता है। वांगलिंग एक 16 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट जो कि गॉड टियर स्ट्रेंथ पोजेस करता है, जो कि सील है साइलेंस के पीछे। लेकिन ये तूफान की पहले की शांति है और वही साइलेंस कैटास्ट्रॉफी को छुपाता है,
क्योंकि इन थकी हुई आंखों के पीछे एनर्जी ऑफ क्रिएशन की ताकत है और वो पावर का भूखा तो कभी था ही नहीं, कॉज की वही था पावर और वही है था इमॉर्टल किंग। वांगलिंग जब पैदा हुआ था तभी से उसके पास इनफिनिट स्पिरिचुअल एनर्जी था और हेवन के गॉड्स तो इतने ज्यादा डर गए थे कि उसकी एनर्जी को पूरी तरीके से सील कर दिया था। डर के चलते उसने 3 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को जो कि अर्थ से टकराने वाले थे और वो अर्थ से थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज्यादा बड़े थे, उनको सिर्फ अपने टेलीकिनेसिस पावर का यूज करके पीछे धकेल दिया था और इवन उनकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी थी, जो कि ऑब्वियसली एक स्टार लेवल फीट है। लेकिन अगर हम इसकी ट्रू पोटेंशियल की बात करें ना तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। एक बार वांगलिंग ने सांग वांग के मरने के बाद पूरे टाइमलाइन को ही रिवर्स कर दिया था और इसकी पोटेंशियल इतनी ज्यादा है कि वो स्पेस टाइम इवन डायमेंशन को भी आधे में काट सकता है। और यही नहीं, उसने तो एक सिंगल स्विंग में अपना खुद का पैरेलल यूनिवर्स बना दिया था जिसमें उसके हिसाब से लॉ चलते थे, उसके हिसाब से फिजिक्स को लिखा जाता था। डीमन एम्पायर ने क्लेम किया था कि वो स्पेस एंड टाइम से भी परे है। वांगलिंग ने बस उसको देखा और उसके अगले मोमेंट यूनिवर्स ने उसके क्लेम को पूरी तरीके से गलत प्रूव कर दिया। उसने सिर्फ काउंटर अटैक नहीं किया, उसने पूरी तरीके से नलिफाई कर दिया डीमन एम्पायर के पावर के कॉन्सेप्ट को। वांगलिंग की फैसिलिटी है कि उसके ऊपर किसी भी टाइप के हैक्स काम ही नहीं करते, वो हर एक तरह के मैनिपुलेशन स्किल से इम्यून है। पूरे कॉस्मोस ने तो इसे एक बार इरेज करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसकी स्पेशल एबिलिटी एक्टिव इरेजर्स की वजह से उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। इसकी सबसे ज्यादा स्पेशल एबिलिटी है ग्रैंड स्किल ऑफ रिपेयरिंग, जिसकी मदद से वो किसी भी डिस्ट्रॉय हुए यूनिवर्स, इवन इरेज हुए यूनिवर्स को भी बहुत ही आसानी से वापस ला सकता है। लेकिन खास बात यह है ना, उस यूनिवर्स की हर एक चीज बिल्कुल एक्यूरेट ही रहेगी, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक। लेकिन सब कुछ वांगलिंग के कंट्रोल में। वो रियल लाइफ के बीइंग के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, उनसे बातें कर सकता है, एक तरीके से फोर्थ वॉल भी ब्रेक कर सकता है, जो कि उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। ओवरऑल वांगलिंग स्केल करता है मल्टीवर्सल में विथ MFTL टू इनमेजिबल स्पीड। नंबर 5 वन पंच मैन से साइतामा। वन पंच मैन ये स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसे ह्यूमन को जिसके पास गॉड लाइक पावर्स है, जो कि किसी को भी एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर सकता है, नो मैटर हाउ बिगर दे आर, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्गर दे आर। साइतामा बचपन से एक हीरो बनना चाहता था जो कि इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करे, जिसके लिए उसने बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की, बट वो कभी समझ ही नहीं पाया कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। साइतामा एबल हुआ अपने लिमिटर को तोड़ने के लिए बाय हिज ट्रेनिंग रूटीन। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर रनिंग, 3 years कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे विदाउट एनी ब्रेक, जिसकी वजह से साइतामा का लिमिटर टूट गया, जो कि इसे अलाउ किया कि उसकी स्ट्रेंथ को ग्रो करने के लिए इनफिनाइटली। लिमिटर एक्चुअली एक ग्रोथ लिमिट है जो कि गॉड्स ने हर लिविंग बीइंग के ऊपर सेट किया है, जिसकी वजह से हर कोई अपनी अपर लिमिट छूने के बाद और ज्यादा ग्रो नहीं हो पाता, नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई। लेकिन जो भी हो, साइतामा ने उस लिमिटर की धज्जियां उड़ा दी, जिसकी वजह से उसे इमेंसली स्ट्रेंथ और स्पीड मिल गई। वन पंच मैन की दुनिया में मॉन्स्टर को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि उनके डिस्ट्रक्शन लेवल के हिसाब से रैंक होता है। टाइगर, डीमन, ड्रैगन एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड। गॉड लेवल थ्रेट उन बींग्स को कहते हैं जो कि प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन साइतामा के लिए गॉड लेवल थ्रेट भी कुछ भी नहीं है। साइतामा ने वन शॉट किया है लिटरली डीप सीकिंग को। ये वही डीप सीकिंग है जिसके सामने बहुत सारे एस रैंक हीरोज भी कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसका सामना हुआ साइतामा से, तब उसने लिटरली उसे वन शॉट करके ही रख दिया। लेकिन स्पेस में एक और बींग था जो कि बुइक अपोनेंट से लड़ते रहते बोर हो चुका था, बोरोस, एलियन फ्रॉम स्पेस, जिसे डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता था, और लाखों करोड़ों गैलेक्सीज जीतने के बाद वो अर्थ पे अटैक करता है, लेकिन उसे रोकने के लिए अपना साइतामा आ जाता है। बोरोस और साइतामा फेस टू फेस आता है और बोरोस उसे देखते ही समझ जाता है उसकी एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है। साइतामा इससे पहले अपने हर ओपोनेंट को बस अपने एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन बोरोस वो बाकियों की तरह नहीं था। साइतामा बोरोस को एक नॉर्मल पंच मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है, जिससे उसका आर्मर टूट जाता है, लेकिन बोरोस को कुछ भी नहीं हुआ था। बोरोस पावर अप करता है जिसकी वजह से अर्थ कोई करने लगते हैं। बोरोस अटैक करता है साइतामा के ऊपर, बट साइतामा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बोरोस की स्पीसीज अपने आप को एक बूंद ब्लड से भी दोबारा रिजनरेट कर सकती थी। साइतामा कॉन्सिक्यूटिव सीरियस पंच से बोरोस के चीथड़े उड़ा देता है, लेकिन बोरोस दोबारा रिजनरेट हो जाता है और एक ही लात से साइतामा को अर्थ से मून तक भेज देता है, लेकिन साइतामा एक ही सेकंड में अर्थ पर वापस आ जाता है। बोरोस और साइतामा उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। बोरोस अपना कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन चार्ज करता है और साइतामा अपना सीरियस पंच। बोरोस और साइतामा के अटैक टकराते हैं और साइतामा के शॉकवेव से बोरोस डिस्ट्रॉय हो जाता है। बोरोस कहता है कि साइतामा स्टिल होल्ड बैक कर रहा था। उसके बाद बोरोस मर जाता है और साइतामा एक बार फिर अकेला था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स में। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में साइतामा ने सारे मॉन्स्टर्स को एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था, सिवाय एक को छोड़ के।
गाइस आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में हमें रिवील किया जाता है गॉड को, मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर इन वन पंच मैन, जिसे ब्लास्ट बहुत देर से स्टडी कर रहा था। ब्लास्ट इससे भी पहले गॉड के साथ इनकाउंटर कर चुका था, लेकिन इस बार गॉड का निशाना ब्लास्ट नहीं गारो था। गॉड गारो को पावर ऑफर करता है, लेकिन गारो उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन गारो गलती से गॉड के हैंड को छू लेता है, जिसके बाद उसे मिल जाती है पावर कॉस्मिक, जिसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था और बन गया था वो कॉस्मिक गारो। गारो अर्थ पे वापस आता है, लेकिन वो अब मॉन्स्टर नहीं था, वो अब बन चुका था गॉड। गारो ने साइतमा को मार के उसका खून तक निकाल दिया था और सारे हीरोज को डिफीट कर दिया था, इवन ब्लास्ट तक को भी। साइतमा बैटलफील्ड में वापस आता है, लेकिन वो देखता है कि गारो ने ऑलरेडी जेनोस को मार दिया था। साइतमा ने उसके बाद डिसाइड किया कि अब वो होल्ड बैक तो कभी नहीं करेगा। साइतमा जेनोस का कोर पकड़ता है और गारो की ओर सीरियस लुक देखता है। उसके मन में बस एक ही चीज चल रहा था, सीरियस पंचेस। साइतमा गारो की ओर अपना सीरियस पंच चार्ज करता है, लेकिन उससे पहले वो पंच उसको लग पाता। गारो अपना साइतमा मोड ऑन कर लेता है और साइतमा की पावर्स को कॉपी कर लेता है और उसी के ऊपर एक सीरियस पंच मार देता है। लेकिन इससे पहले उनके पंचेस टकराते, ब्लास्ट अपनी पावर यूज करके इन दोनों को जुपिटर पर पहुंचा देता है। ब्लास्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों के पंचेस में इतनी फोर्स थी कि वो अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर देते। इन दोनों के पंच के कोलैप्स में तो स्पेस में पूरा वॉइड बना देता और ना जाने कितने बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो गए थे। गारो अपनी एबिलिटीज को साइतमा के ऊपर यूज करता है, लेकिन कोई भी वर्क नहीं करता। गारो हाइपर स्पेस गेट का यूज करता है, लेकिन साइतमा उसे लात मार के ही फेंक देता है। साइतमा सीरियस टेबल फ्लिप का यूज करता है और गारो समझ जाता है इसकी स्ट्रेंथ लिमिटलेस है, तो मुझे भी इसकी स्ट्रेंथ को लिमिटलेसली कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन गारो देखता है किसी वजह से ये काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि साइतमा अपने आप को इन्फिनिटली ग्रो करता जा रहा था, जिसकी वजह से उसे कॉपी करना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था। साइतमा अपने पंचेस को पहले से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका था और अपने अगले पंच को पहले से 10 गुना ज्यादा, और ऐसे ही चलता जा रहा था। और आखिर में साइतमा इस सब से बोर हो जाता है और गारो के पंच को पकड़ता है और एक ही छींक से पूरे के पूरे जुपिटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और गाइस अभी तो पागलपंती शुरू ही हुई है। गारो समझ जाता है कि वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, इसलिए वो साइतमा को सूरज के पास फेंक के खुद भागने की प्लानिंग करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। साइतमा गारो के मुंह पे पंच मारता है और उसे अर्थ पे फेंक देता है, जिसकी वजह से गारो की ह्यूमन कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। गारो समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, सो इसलिए वो साइतमा को टाइम ट्रेवल सिखाता है और साइतमा से सीख भी जाता है। और गारो के कॉस्मिक फॉर्म्स में आने के तुरंत बाद साइतमा उसे एक पंच मार के उसे कॉस्मिक फॉर्म से बाहर निकाल देता है। और हम अगर इसके फीट के बेसिस पे स्केल करें ना, तो ये बड़े आराम से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा। लेकिन इसके आगे वाले चैप्टर्स में चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। रीसेंट चैप्टर ऑफ वन पंच मैन में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एम्प्टी वॉइड को, द लीडर ऑफ द निंजा विलेज, जो कि हम लोगों की तरह एक नॉर्मल सा इंसान था, लेकिन गॉड के कॉन्टेक्ट में आने के बाद वो करप्टेड बन गया और ब्लास्ट के साथ बैटल में वो ब्लास्ट को ऑलमोस्ट बराबर की टक्कर दे रहा था। लेकिन जो भी हो, ब्लास्ट विक्टोरियस मर्ज हुआ। ब्लास्ट ने एम्प्टी वॉइड को ऐसा इंजर किया था कि उससे रिकवर होने में उसे 15 साल लग गए थे। और 15 साल बाद गारो की पावर कॉस्मिक अब्जॉर्ब करने के बाद एम्प्टी वॉइड फाइनली वापस आता है और वह फाइट करता है फ्लैश और स्पीड ऑफ साउंड सोनिक के साथ, और गॉड की पावर का यूज करके उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन जो भी हो, ये दोनों ही रेजिस्ट कर लेते हैं और उसकी इल्यूजन्स को ब्रेक कर देते हैं। एम्प्टी वॉइड रिट्रीट कर लेता है और उसके बाद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। हमें बताया जाता है कि एम्प्टी वॉइड के पास रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी है, जिसकी मदद से वो इनफिनाइट पॉसिबिलिटी को देख सकता है और पैरेलल वर्ल्ड को मैनिपुलेट कर सकता है। बेसिकली वो ऐसे डायमेंशन में चला आता है जो कि पूरे कैजुअलिटी से ही बाहर होता है। एम्प्टी वॉइड साइतमा के ऊपर अपना डायमेंशन कटिंग स्लैश यूज करता है, बट साइतमा उसे 2 उंगली से ही रोक देता है और एक ही झटके में एम्प्टी वॉइड को उस रेलम से बाहर निकाल देता है। उसके बाद एम्प्टी वॉइड साइतमा के ऊपर अटैक करता है, बट साइतमा उसे एक पंच मार के उससे जमीन के अंदर गाड़ देता है, जिसकी वजह से उसका गॉड का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है और एम्प्टी वॉइड बाकियों की तरह नॉर्मल बन जाता है। ओवरऑल मांगा साइतमा स्केल करता है कॉम्प्लेक्स मल्टी टू हाई कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल में विथ इनमेजरेबल स्पीड। नंबर 4, ड्रैगन बॉल से सन गोकू। गोकू है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का। ड्रैगन बॉल की जर्नी में गोकू की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, सरपासिंग फ्रीजा, जिसके पास इतना पोटेंशियल था कि वो नामिक को उड़ा दे, जो कि एक गैलेक्सी साइज का था। यहाँ तक कि एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, परफेक्ट सेल, जो कि एक यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता था। इवन सरपास ग्रेट रिपर ऑफ जस्टिस गोटेंग्स, जिसके बस प्रेजेंस से ही रियलिटी शेक हो रही थी। गोकू ने सरपास कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को, जो कि पूरे आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो कि ट्रिलियंस ऑफ टाइम बड़ा था अपने यूनिवर्स से। लेकिन अब गोकू रेल्म ऑफ द गॉड्स में एंटर कर चुका है और उससे बियॉन्ड भी जा चुका है। ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत में हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन इंटायर गैलेक्सी था, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को। लेकिन गोकू इस बात से अनजान था कि उससे भी बड़ी ताकत 29 साल बाद जाग चुकी है, बीरस द डिस्ट्रॉयर गॉड ऑफ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 7, जो कि ढूंढ रहा था सुपर सैयन गॉड को।
बीरस को पता चला स्ट्रॉन्गेस्ट साइयन इन एग्जिस्टेंस सन गोकू के बारे में और वो उससे सुपर साइयन गॉड के बारे में पूछने चला गया। गोकू और बीरस फेस टू फेस आते हैं और गोकू बीरस को चैलेंज करता है एक फ्रेंडली डुअल के लिए। गोकू पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर साइयन 3 में। सुपर साइयन 3 साइयन इक्वल टू हेवन, जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। लेकिन जब उसका सामना हुआ बीरस द डिस्ट्रॉयर से, तब बीरस ने उसे ओनली 3 हिट में ही डिफीट कर दिया। गोकू समझ गया था कि उसके और बीरस के पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। गोकू ने इस बात को इग्नोलेज किया कि सुपर साइयन 3 वेजिटो भी हरा नहीं सकता बीरस को। गोकू ने डिसाइड किया कि बीरस को रोकने का एक ही रास्ता है, सुपर साइयन गॉड। सेनरोन ने बताया कि सुपर साइयन गॉड बहुत ही पहले मारा जा चुका है, लेकिन उसकी पावर्स को अभी भी अचीव किया जा सकता है रिचुअल की मदद से। 5 प्योर हार्टेड साइयन्स इंक्लूडिंग पैन अपनी लाइफ को गोकू के साथ मर्ज कर लेते हैं, जिससे सुपर साइयन गॉड का दोबारा जन्म होता है। लेकिन इस बार सुपर साइयन गॉड यामुसी नहीं बल्कि था अपना सन गोकू। और अब वक्त हो चुका था यूनिवर्स के सबसे इंटेंस बैटल का, द बैटल ऑफ गॉड्स। गोकू और बीरस लड़ने लगते हैं। गोकू अपने बॉडी में न्यू लेवल ऑफ स्ट्रेंथ महसूस कर रहा था, जो कि उससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। गोकू अपने पावर्स को धीरे धीरे अनलॉक करता है और बीरस को बराबरी की टक्कर देता है। गोकू और बीरस अपने पंचेस को आपस में टकराते हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। और ना जाने उन दोनों के पंच के इंपैक्ट से कितने गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अंत में बीरस अपनी 70% स्ट्रेंथ का यूज करके गोकू को हरा देता है। और ऐसे ही अंत होता है बैटल ऑफ गॉड्स का। बीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू अपने एक नया फॉर्म अनलॉक करता है, जो कि था सुपर साइयन ब्लू। ये फॉर्म मिक्सचर था सुपर साइयन गॉड और सुपर साइयन का, जो कि सुपर साइयन गॉड से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा सागा में गोकू का सामना हुआ हिट के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी, जो कि उसे बीरस से भी खतरनाक बनाता था, जो कि था टाइम स्किप। बेसिकली हिट के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो टाइम को फ्रीज कर सकता था, टाइम को पूरी तरीके से रोक सकता था। लेकिन गोकू के पास इसका भी काउंटर था। गोकू अपना कायोकेन 10x यूज करता है, जिसकी वजह से टाइम और स्पेस के बैरियर ही टूट जाते हैं, जिसके बाद तो वो बहुत ही आराम से डोमिनेट कर लेता है हिट को। फ्यूचर ट्रंक्स सागा में रोजे के अगेंस्ट गोकू अपने कायोकेन 20 का यूज करता है और अपने ही लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग गोकू के पास अगर एक और सेंजोबिन्स होता तो वो इन्फिनाइट जामासु तक को टेक डाउन कर देता, जो कि टाइमलाइंस तक को खा जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू का सामना हुआ जीरन से। जीरन जिसके पास प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड हिलने लगा था। गोकू अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है जीरन के अगेंस्ट। गोकू अपने गॉड फॉर्म में जीरन को पंच मारता है, लेकिन जीरन उसे रोक लेता है एक ही उंगली से। गोकू सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और तब जाके वो जीरन को एक अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था, लेकिन जीरन अब भी होल्ड बैक कर रहा था। यहाँ तक कि कायोकेन टाइम 20 भी इनफ नहीं था उसे सीरियस करने के लिए। गोकू अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है, जो कि है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब, बट ये भी काफी नहीं था जीरन को टेक डाउन करने। जीरन इसे बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू के ऊपर ही इससे फेंक देता है। गोकू अपने खुद के अटैक से गिर जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। लेकिन जब एंजल्स गिरते हैं, वो कभी ना कभी सारी मुश्किलें पार करके फिर से स्वर्ग की ओर उड़ जाते हैं। धुएं को चीरते हुए गोकू उठता है ऐसी ताकत के साथ जिसे गॉड्स भी अभी तक पा नहीं पाए हैं, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और अब जन्म हो चुका था एंजल बॉर्न इन हेल का। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड पूरा शेक करने लगा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज जाता नहीं है। इस फॉर्म में गोकू की बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगती है। गोकू अब एबल था किसी भी अटैक को ऑटो काउंटर करने के लिए, नो मैटर हाउ डेंजरस दैट अटैक इज। और इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गोकू और भी ज्यादा पावरफुल बनता गया जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता गया। गोकू सरपास हिज ओन टीममेट एवोल्यूशन वेजिटा। एवोल्यूशन वेजिटा जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो टोपो को भी ओवरपावर कर। टोपो कैपेबल था अपने एक ब्लास्ट से इन्फिनाइट वॉइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बार फिर अनलॉक करता है, लेकिन इस बार कैप्ला के अगेंस्ट फाइट में। ड्रैगन बॉल विकी के अकॉर्डिंग कैप्ला उस टाइम पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी भी यूनिवर्स को वन शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि कैप्ला के पास एडवांटेज था स्ट्रेंथ में, लेकिन गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से गोकू ने कैप्ला को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया विदाउट एनी स्वेट। गोकू ने जीरन के अगेंस्ट अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आखिरी बार अनलॉक किया। गोकू और जीरन उसके बाद फेस टू फेस आते हैं और लड़ने लगते हैं। गोकू अपने आप को शार्प करता है और आंख बंद करके जीरन के ऊपर बराज ऑफ अटैक करने लगता है। उसके बदले में जीरन भी पूरी स्ट्रेंथ से रिटेलिएट करता है विद हिज फुल स्ट्रेंथ एंड जीरन डिसाइड करता है कि इस मैच को अभी के अभी खत्म करने और अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक गोकू के ऊपर फेंक देता है। बट गोकू ने अवेक कर लिया था उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज को, जिसके रिस्पेक्ट में सारे गॉड्स खड़े हो गए। द मॉर्टल अबव द ऑल गॉड।
मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने लिटरली मैन हैंडल कर दिया था जीरन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को। जीरन का कोई भी अटैक गोकू पे वर्क नहीं कर रहा था, बट जीरन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी अपने लिमिट्स को तोड़ना शुरू किया। जीरन और गोकू इंटेंस बैटल करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। जहाँ पे जीरन सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था, दूसरी ओर गोकू वो इन सब के लिए लड़ रहा था जो कि उसकी जिंदगी का पार्ट है। अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए, यहाँ तक कि अपने एनिमीज के लिए भी। और सीधे सीधे बोलो तो गोकू अपने पूरे यूनिवर्स के लिए लड़ रहा था। उसे अपनी जिंदगी की परवाह थी ही नहीं, और इसी ने उसे मोटिवेट किया और ऑल आउट जाने में मजबूर किया। और इसी की वजह से उसने जीरन को डिफीट कर दिया, वो भी अपने 0% स्टैमिना में। और आखिर में हम इसके फीट के बेसिस पे कंपेयर करें ना, तो ये बहुत ही आसानी से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा विद गॉड लाइक कैपेबिलिटीज। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद गोकू फेस करता है लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रॉली से। और गौर करने की बात है कि विश ने पॉइंट किया था कि पूरे यूनिवर्स के अंदर गोकू और वेजिटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 10 मिलियन साल बाद कोई आजाद हो गया था जिसकी पावर एबिलिटीज कुछ हद तक मार्बल के गैलेक्टस जितनी थी, जो कि था मोरो द प्लैनेट ईटर, जो कि गैलेक्टिस की तरह पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करके प्लैनेट्स को खाके स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। गोकू विश के भाई मीरस के साथ ट्रेनिंग करता है, जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल का मेंबर भी था, और मीरस ने उसकी मदद की उसके मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने के लिए। और मीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू पहले से भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। गोकू बैटलफील्ड में अराइव होता है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा फास्ट बन चुका था। यहाँ तक कि गोहान और पिकोलो भी उसके मूवमेंट को देख भी नहीं पा रहे थे। गोकू अपने ओमन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर देता है और फाइट करता है मोर यंगर एंड मोर स्ट्रॉन्गर मोरो से, जो कि काउंटलेस प्लैनेट्स को खा चुका था। लेकिन जो भी हो, ये भी काफी नहीं था। मोरो के ऑफेंस गोकू के डिफेंसेस को बहुत ही आसानी से तोड़ देते हैं। मोरो 7-3 वेस को खा जाता है, जिसकी वजह से वो एबल हो जाता है किसी की भी एबिलिटी को कॉपी करने के लिए, और वो बन जाता है 7-3 मोरो। लेकिन मीरस समझ जाता है गोकू को यहाँ पे एक छोटे से इमोशनल पुश की जरूरत है अपने एबिलिटीज को मास्टर करने के लिए। मीरस मोरो के ऊपर बिना सोचे हमला कर देता है, लेकिन उसके तुरंत बाद मोरो मीरस के नेक को पकड़ लेता है और उसकी एबिलिटीज को कॉपी कर लेता है। मीरस मोरो के सिर पे अपना फाइनल शॉट मारता है, लेकिन एंजल्स रूल के अकॉर्डिंग एंजल्स मॉर्टल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। मीरस उसके दोस्त यानी गोकू की ओर देखता है और वो उसे कहता है वो इस गैलेक्सी पे आया था कॉस्की से ये गैलेक्सी पसंद है, ये यूनिवर्स पूरी तरीके से एक्साइटमेंट से भरी पड़ी हुई है, प्लीज प्रोटेक्ट इट ऑल। उसके बाद मीरा एग्जिस्टेंस से इरेस हो जाता है। गोकू अपने दोस्त को अपने आंखों के सामने डिसइंटीग्रेट होते हुए देखता है और वो कुछ नहीं कर पाता। गोकू अपने इमोशंस और अपने गिल्ट के साथ पावर अप करता है और उसका रिग्रेट उसके लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है और वो अनलॉक कर देता है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू बहुत ही ज्यादा ओवर पावर था, जिसने मोरो को कंप्लीटली आउट क्लास कर दिया था। इन दोनों की ऑफेंसिव और डिफेंसिव एबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क था। गोकू मोरो के हर एक अटैक को एफर्टलेसली ब्लॉक कर दे रहा था और गोकू और मोरो की स्ट्रेंथ के बीच की गैप तो बहुत ही ज्यादा थी। गोकू ने बताया कि मोरो अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है जिससे वो लड़ चुका है। गोकू मोरो को सेंजुबिन देता है अपनी पावर्स को रिकवर करने के लिए। मोरो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके गोकू की छाती पे पंच मारता है, लेकिन इसका हाथ ही टूट जाता है। मोरो मीरस की पावर्स को यूज करता है और बन जाता है एंजेलिक मोरो, और वो एबल हो जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की पावर्स को मैच करने के लिए। लेकिन जो भी हो, गोकू की पावर्स फिर भी बहुत ज्यादा थी मोरो के कंपेयर में। मोरो अपने आप को पूरी गैलेक्सी के साथ फ्यूज कर लेता है, लेकिन गोकू मोरो को फिर भी डिफीट कर देता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुसानो के साथ। और एक बार फिर गोकू आखिरी मॉडल था जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सकता है। ग्रेनोला आर्क में गोकू फाइट करता है स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स ग्रेनोला के साथ। ग्रेनोला ने नमेकियन ड्रैगन से विश मांगी थी कि उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है पूरे यूनिवर्स में, लेकिन गोकू बहुत ज्यादा अच्छा बन गया था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। वो एबल हुआ अपने अदर फॉर्म में अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करने के लिए। गोकू ग्रेनोला से फाइट करता है, जिसमें वो दिखाता है कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने बिल के हिसाब से यूज भी कर सकता है। लेकिन जो भी हो, ग्रेनोला से भी बहुत ज्यादा ताकतवर एनिमी आने वाले थे फ्यूचर में, जो कि सच में स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स था, जिसका नाम था गैस। गैस इतना ज्यादा ओवर पावर था जिसने गोकू और वेजिटा के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को अकेले संभाल लिया था। गैस के अगेंस्ट गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का एक न्यू वर्जन अनलॉक किया, जो कि था ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और इस फॉर्म में गोकू तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द यूनिवर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था सच में, और एक बार फिर साबित कर दिया इस सैयन के पास कोई लिमिट नहीं है। ओवरऑल मांगा गोकू स्केल करता है कॉम्प्लेक्स मल्टी-टू आउटवर्सल में विथ इनमेजरेबल स्पीड। नंबर 3 एनोस वोल्डिगॉट फ्रॉम डीमन किंग एकेडमी।
एनोस वोल्डिगॉड। सो कॉस्मोस के अंदर गॉड्स लॉस को लिखते हैं और डायमेंशंस उन डिवाइन बिल्स को फॉलो करते हैं। सीधे एक आदमी सामने आता है स्क्रिप्ट को फॉलो करने के लिए नहीं, उसे रीराइट करने के लिए। द डीमन किंग ऑफ टायरनी, द लिविंग डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, एनोस वोल्डिगॉड। नॉट इवन डेथ कैन डिफीट हिम। सो एनोस अपने पास्ट लाइफ में एक डीमन किंग था और इंसानों और डीमंस के बीच की वॉर्स को रोकने के लिए उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया और रीइंकार्नेट हुआ 2000 साल बाद। द अल्टीमेट फोर्स ऑफ द नेचर हु डिजाइन टू बी सो ब्रोकन। एनोस एक ऐसा बीइंग है जिसके पास इमेंस पावर है, जिसका नाम सुन के गॉड्स तक कांप जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गॉड्स को मारता नहीं है बल्कि उनका एग्जिस्टेंस ही इरेज कर देता है। ये अपने ब्रेथ से ही मैजिक को नलिफाई कर सकता है, अपनी हार्ट बीट से ही बड़े से बड़े सॉर्सरर को मार सकता है, या अपने आप को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। इवन एक बूंद ब्लड से किसी को वापस जिंदा भी कर सकता है। उसके मैजिकल आइज ऑफ केओटिक डिस्ट्रक्शन के आई ब्लिंक से ही यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। उसके और गॉड ऑफ टाइम के बीच की बैटल में एनोस पूरी तरीके से जम चुका था और स्टैप भी हो चुका था। एनोस ने सिंपली उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार डाल के मुझे हरा पाओगे? क्योंकि मौत भी एनोस को हरा नहीं सकती। ये इरेडिकेट कर सकता है अपने स्वॉर्ड से अपने हर एक एनिमीज को। एनोस का यह स्वॉर्ड फोर्स है प्योर डिस्ट्रक्शन का, एक ऐसा वेपन जो कि डिफाई करता है कॉजुअलिटी को, डिलीट करता है हर एक ओरिजिन को एंड इवन नैरेटिव तक को इग्नोर कर देता है कंप्लीटली। अगर तुम एग्जिस्ट करते हो तो तुम इरेज भी हो सकते हो। एनोस की यह स्वॉर्ड एक्चुअली एडिटर ऑफ द यूनिवर्स है। ये स्वॉर्ड रेजिस्टेंस, इमॉर्टलिटी, इनविंसिबिलिटी इन सबको इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ अटैक नहीं है, ये अपने आप में ही प्योर डिस्ट्रक्शन है। ये एक्चुअली एक एंटी एग्जिस्टेंस वेपन है जिसके आगे कोई डिफेंसेस काम ही नहीं करते। ये स्वॉर्ड डिफेंसेस को ओवर पावर नहीं करता, उसे पूरी तरीके से इरेलेवेंट कर देता है। सो डीमन किंग एकेडमी के वर्स में बबल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और उन बबल वर्ल्ड्स का खुद का सेपरेट यूनिवर्स भी होता है। बियाटलेस का इस तरह के काउंटलेस वर्ल्ड्स को होल्ड करते हैं जो कि साइज में इन्फिनाइट होते हैं और एनोस इसके ऊपर स्केल करता है, क्योंकि एनोस सीधा अपने पंचेस से सिल्वर सीज के वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ स्पीड के बिना कुछ भी नहीं है। एनोस इतना ज्यादा फास्ट मूव करता है जो कि ट्रांसेंड करता है स्पेस टाइम इवन कॉजुअलिटी को। ड्यूरेबिलिटी की बात करें ना तो उसने ऐसे अटैक्स टैंक किए जो कि पूरे एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकते थे। एनोस ने ऐसे स्पेल्स को सर्वाइव किया है जो कि काउंटलेस वर्ल्ड्स को एनाइलेट कर सकते थे, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स इवन इनफिनाइट लेयर्स ऑफ रियलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और एनोस को मारना भी पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर तुम किसी तरह से एबल हो जाते हो एनोस के माइंड, बॉडी, सोल, पास्ट, फ्यूचर और टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एनोस फिर भी वापस आ जाएगा, क्योंकि वो ट्रेडिशनल सेंस में जिंदा नहीं रहता, वो जिंदा रहता है परमानेंटली। मतलब जब तक कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेशन रहेगा एनोस जिंदा रहेगा। ओवरऑल एनोस स्केल करता है मल्टीवर्सल प्लस टू आउटरवर्सल में विथ इनमेजरेबल टू इरेलेवेंट स्पीड। Number 2, Rimuru Tempest. So Rimuru Tempest, one of the strongest main protagonist in anime. एक ऐसा कैरेक्टर जो कि दुनिया के सारे रूल्स तोड़ देता है। So Rimuru है मेन प्रोटैगनिस्ट एनिमे सीरीज दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेट का। सो सातोरू मकामी एक नॉर्मल सा सैलरी मैन था जिसे चाकू मार के मार दिया गया था और रीइंकार्नेट हुआ एक स्लाइम के रूप में। स्लाइम एक्चुअली एक लो लेवल मॉन्स्टर्स होते हैं जिनका एग्जैक्ट कोई बॉडी शेप नहीं होता और इवन वो जेंडरलेस भी होते हैं और मोस्ट ऑफ द स्लाइम्स के पास बेसिक एबिलिटीज के अलावा और कुछ नहीं होता। सो सीरीज के शुरुआत में रिमुरू सबसे नीचे था फूड चेन का और इसके पास सिर्फ बेसिक एबिलिटीज ही थी, जस्ट लाइक अब्जॉर्प्शन एंड रीजनरेशन। लेकिन उसके पास एक खास चीज थी जो कि उसे आगे चल के अपने वर्स का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाने वाली थी, जो कि था प्रेडेटर स्किल। एक ऐसा यूनिक स्किल जो कि रिमुरू को एबल बनाता है अपने टारगेट को कंज्यूम करने के लिए। प्रेडेटर स्किल रिमुरू को ऑल्सो अलाउ करता है किसी भी चीज को एनालिसिस करने में, इवन दूसरों की टेक्निक को मिमिक्री या फिर कहे मास्टर करने में मदद करती है ये। और जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करता गया रिमुरू की एवोल्यूशन एक्सेलरेट होती गई। उसने अब्जॉर्ब कर दिया बेल्डोरा द स्टॉर्म ड्रैगन को। उसके बाद उसे एक ऐसे बीइंग की ब्लेसिंग मिल गई जो कि नियरली डिवाइन पावर्स होल्ड करता था। लेकिन उसके आगे वाले आर्क में चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और डार्क होने वाली थी, जो कि था ट्रू टर्निंग पॉइंट ऑफ द रिमुरू स्टोरी। नेबरिंग किंगडम के साथ वॉर के बाद रिमुरू को अपने मरे हुए लोगों को जिंदा करने के लिए डीमन लॉर्ड बनना था। रिमुरू अपने मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करने के लिए हार्वेस्ट फेस्टिवल में एनिमी किंगडम के 20,000 ह्यूमन सोल्स का सैक्रिफाइस कर देता है। रिमुरू उसके बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने ट्रांसफॉर्मेशन से हेवन और अर्थ दोनों को ही हिला देता है, क्योंकि वो सच में बन जाता है ट्रू डीमन लॉर्ड। रिमुरू का एवोल्यूशन कंटिन्यू होता गया और इसने मास्टरी कर ली स्पेस एंड टाइम को। उसकी स्पेशल एबिलिटी स्पेस टाइम डोमिनेशन की वजह से रिमुरू वेरी फैब्रिक ऑफ एग्जिस्टेंस को बस अपनी बिल से बर्न कर सकता है।
और इसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटी भी रेडिकुलस है, जिसमें आता है मल्टी डायमेंशन बैरियर, एक ऐसा स्किल जो कि एब्सोल्यूट डिफेंस क्रिएट करता है बाय मैनिपुलेटिंग वेरी फैब्रिक ऑफ डायमेंशंस, जो कि उसे ऑलमोस्ट इनविंसिबल बना देती है और इवन लिमिटलेस स्ट्रेंथ भी इसके डिफेंसेस को तोड़ नहीं सकती। रिमुरु एक ऐसे वर्स में रहता है जिसकी कॉस्मोलॉजी बहुत ही बड़ी है और इसके वर्स में एक छोटा सा प्लैनेट भी एक यूनिवर्स जितना बड़ा होता है और उनका खुद का सेपरेट स्पेस टाइम भी होता है। और रिमुरु का यूनिवर्स इस तरह के काउंटलेस वर्ल्ड्स और गैलेक्सीज को होल्ड करते हैं जो कि साइज में इन्फिनाइट होते हैं। सीधे सीधे बोलो तो रिमुरु का यूनिवर्स सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लाइक एक हाइपरवर्स जितना, और रिमुरु उसे डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। रिमुरु की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस है, जो कि ट्रांसेंड करती है स्पेस टाइम डायमेंशन इवन कॉजुअलिटी को। इन टर्म्स ऑफ हैक्स इसके पास वो सारे हैक्स मौजूद है जो आप सोच सकते हो। ओवरऑल रिमुरु स्केल करता है हाइपरवर्सल टू आउटरवर्सल में विथ इनमेचरेबल टू इरेलेवेंट स्पीड। And number one and only Asura from Asura Astaroth. So Asura, the guardian general of Wrath, जिसने पूरी दुनिया को अपने खौफ से डरा दिया था, क्योंकि उसने अकेले डिफीट कर दिया था बित्रा को, जो कि एक प्लानिटरी लेवल मॉन्स्टर था। बट असुरा ने बस उसे एक पंच में ही डिफीट कर दिया। लेकिन जो भी हो, उसके बाद उसके ही साथियों ने उसे धोखा दिया और साजिश करके उसे एम्परर की मौत का जिम्मेदार घोषित कर दिया। अब इसकी बेटी किडनैप हो चुकी थी और उसके वाइफ का मर्डर हो चुका था और अभी वक्त हो चुका था बदला लेने का। असुरा डेउस से लड़ता है लेकिन वो बुरी तरीके से हार जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असुरा की आंख खुलती है और वो अपने आप को नर्क में देखता है और गोल्डन स्पाइडर की वजह से उसे अपनी पुरानी जिंदगी की सारी मेमोरी याद आ जाती है। उसके बाद वो पूरी कोशिश करता है नर्क से बाहर निकलने के लिए। 12,000 साल बाद असुरा धरती की सतह को चीरते हुए नर्क से बाहर निकलता है। उसका गुस्सा पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका था। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो 7 डिटीज जिससे वो 12,000 साल पहले लड़ा था, वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक बन चुके हैं। 7 डिटीज की पावर्स मित्रा के मंत्रा मैनिपुलेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। बट असुरा भी अपनी स्ट्रेंथ और रेज को बढ़ा चुका था। असुरा ने वाइजिंग को मार मार के उसकी हालत खराब कर दी थी और उसे मजबूर कर दिया था अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए। वाइजिंग अपने फिंगर को अर्थ की ओर ड्रॉप करता है क्योंकि वो उससे असुरा को कुचल के मारना चाहता था। असुरा इसको एक चैलेंज की तरह लेता है और वो वाइजिंग को रोकने के लिए अपनी जी जान लगा देता है और आखिर में एक ही पंच से वाइजिंग को मार देता है और उसे एग्जिस्टेंस से इरेज कर देता है। इस पंच में इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर थी कि उसने सोलर सिस्टम तक को ही हिला दिया था। उसके बाद असुरा ने टेक डाउन किया मल्टीपल 7 डिटीज को। असुरा का सामना हुआ उसके खुद के मास्टर ऑगस्ट से। असुरा ने उसे बहुत ही आसानी से आउटस्किल कर दिया। ऑगस्ट ने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड निकाली जो कि बहुत सारे स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऑगस्ट अपने उस स्वॉर्ड की मदद से असुरा को मून से अर्थ तक फेंक देता है, लेकिन असुरा उस स्वॉर्ड को अब बस अपने एक पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है और समाउ वो ऑगस्ट को हरा देता है। लेकिन उसके बाद उसके पास एक भी हाथ नहीं बचा। यासा ने असुरा को बहुत ही आसानी से मार के हेल में पहुंचा दिया था, लेकिन असुरा एक बार फिर वापस आ गया। असुरा एक लड़की से मिलता है जो कि उसकी बेटी मित्रा जैसी दिखती थी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद बहुत सारी फ्लीट ऑफ स्पेसशिप आके पूरे गांव को न्यूक कर देती है, जिसकी वजह से गांव के सारे लोग मारे जाते हैं और वो लड़की भी मर जाती है जो कि असुरा को उसकी बेटी की याद दिलाती थी। और ये सबसे बड़ी गलती थी 7 डिटीज की। उसके बाद तो असुरा असुरा इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि जैसे कि कोई एक डीमन ही जग गया, एक्सप्लोडिंग विथ प्योर मंत्रास। ये डिमोनिक फॉर्म इतना स्ट्रांग था कि जो कि आसपास के सारे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी एक ब्लो में। 7 डिटीज ने डिसाइड किया कि असुरा को रोकने का एक ही रास्ता है, ब्रह्मास्त्र को यूज करना, एक ऐसी मशीन जो कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसका मेन पर्पस था बित्रा के अगेंस्ट इसे यूज करना, लेकिन अब असुरा उनके लिए खतरा बन चुका था और 7 डिटीज को असुरा को डिफीट करना कंपलसरी बन चुका था। टूट हाथों बनर्जी ब्रह्मास्त्र असुरा के ऊपर फेंका जाता है। असुरा ना ही ब्रह्मास्त्र को कुछ देर तक रोकने के लिए कामयाब हुआ, बल्कि उसके ब्लास्ट को भी सह लिया। असुरा उसके तुरंत बाद उठ जाता है और अपने सबसे बड़े राइवल यासा के साथ लड़ने लगता है। यासा असुरा
असुरा को हराने में कामयाब हो जाता है और वो उसे मार के बेहोश कर देता है। लेकिन उस टाइम पे यासा अपनी गलतियों के बारे में समझ चुका था। यासा डेउस को डायरेक्टली टेक डाउन करने निकल जाता है, पर वो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। असुरा वहां पहुंच जाता है और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। उस टाइम असुरा और यासा एक साथ मिलकर डेउस को बुरी तरीके से हरा देते हैं और उसे जान से भी मार देते हैं। बट दैट इज नॉट ओवर येट। गोल्डन स्पाइडर अपने आप को रिवील करता है क्रिएटर ऑफ ऑल मल्टीवर्स के नाम से, और असुरा समझ जाता है सारी फसाद की जड़ यही है। असुरा चक्रवर्ती का ऑफर रिजेक्ट कर देता है और उसे जोरदार पंच मारता है, जिससे गुस्सा होकर चक्रवर्ती असुरा को मित्रा की पावर यूज करके अर्थ पे फेंक देता है। यासा अब तक ये बात समझ चुका था कि असुरा के अलावा और कोई बचा नहीं सकता अर्थ को चक्रवर्ती के गुस्से के हाथ से। तो इसलिए यासा ब्रह्मास्त्र के मंत्र रिएक्टर और अपने खुद के मंत्रास और अपनी लाइफ को असुरा को दे देता है। और अब वक्त आ चुका था ये सब खत्म करने का। चक्रवर्ती यूनिवर्स के सेंटर में बैठ के यूनिवर्स की लाइफ फोर्स ऑब्जर्व करने के बाद तियो और मंत्रा से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट अर्थ की ओर डिलीवर करता है, अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन असुरा अपने साइज को अर्थ से भी बड़ा करके अर्थ को प्रोटेक्ट कर लेता है। असुरा लाइट से ट्रिलियंस ऑफ टाइम फास्ट फ्लाई करके चक्रवर्ती के पास पहुंच जाता है और एक ही पंच में चक्रवर्ती के अवतार को तोड़ के रख देता है, जो कि एक गैलेक्सी से भी बड़ा था। उसके बाद असुरा चक्रवर्ती के डायमेंशन में पहुंच जाता है और उससे लड़ने लगता है। और इन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उनके पंचेस के कोलैप्स से डायमेंशन टूट जा रहे थे। चक्रवर्ती अपनी एक ही उंगली से असुरा को ओवर पावर करके उसे अपने बेस फॉर्म में ले आता है। लेकिन असुरा का गुस्सा बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी ताकत भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। और आखिर में असुरा ने हरा ही डाला चक्रवर्ती को, और हरा क्या दिया, उसको पूरी तरीके से मार ही दिया था, वो भी अपने बेस फॉर्म में। और अंत में अगर हम इसके फीट पे बेसिस पे स्केल करें ना, सो ये बड़े आराम से एक आउटर वर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा। असुरा स्केल ऑन 5 layers to 7 layers of outer versal with immeasurable to irrelevant speed।